नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम निरंतर पुख्ता और मजबूत चल रही होगी। दोस्तों, हम दिसंबर 2024 के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा एकदम फ्री बैच है जो हमने लॉन्च कर रखा है दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए। और इसमें हम यूनिट नंबर 7 पढ़ रहे हैं जो कि हिंदी कहानी वाली यूनिट है। और इसके अंतर्गत हम 17 कहानियां दोस्तों पूरी कर चुके हैं। आज ये 18वीं कहानी है, गैंग्रीन या फिर रोज। ये कहानी आज हम करने वाले हैं। तो आइए, रोज या गैंग्रीन कहानी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाता भी रहा है और पूरी संभावना है कि दिसंबर वाले एग्जाम में इससे पूछा जाएगा। आज हम इसका संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। इस कहानी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमें जानने चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हें हम करेंगे। पूरी कहानी को पढ़ेंगे, उससे बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन, छोटे से छोटा प्रश्न भी हम नहीं छोड़ने वाले हैं, वो हम पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, गैंग्रीन या फिर रोज। इससे पहले मैं आप लोगों को छोटी सी जानकारी दे दूं कि अपना चैनल हिंदी सरोज अपना चैनल है। इसे आप यूट्यूब पर सर्च बार में सर्च करेंगे तो हिंदी सरोज चैनल, हिंदी सरोज जब आप सर्च बार में सर्च करेंगे तो वहां पर इस प्रकार के लोगो वाला एक चैनल खुलेगा। उस चैनल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्लेलिस्ट को जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें दो प्लेलिस्ट खुलेंगी दोस्तों। एक में यूनिट नंबर 2 लिखा होगा, जैसे कि यहां लिखा हुआ है, ये हिंदी साहित्य का इतिहास, ये वाली प्लेलिस्ट खुलेगी। इसको खोलते ही आपको 35-36 क्लास एकदम फ्री मिल जाएंगी और इनसे आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं, इनसे नोट्स बना सकते हैं। बहुत ही डीपली क्लासेस हैं ये, बहुत ही गहन अध्ययन करवाया है मैंने इनमें। आप इनसे अपने नोट्स बनाइए, अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। अपना जेआरएफ पक्का करने का एक कदम एक क्लास के साथ आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी प्लेलिस्ट यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी वाली यूनिट की बनी हुई है प्लेलिस्ट। इसमें 17 या 18 कहानियां हो चुकी हैं, उन सब का यहां पर अपलोड है। ये इंटरफेस इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। इसे खोलकर आप एक एक कहानी को पढ़िए, एक एक कहानी के नोट्स बनाइए। बहुत ही आवश्यक नोट्स मैंने इन दोनों यूनिट्स के बनवा दिए हैं आपको और एकदम फ्री में आपको ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो आइए शुरू कर देते हैं हम आज की क्लास, गैंग्रीन या फिर रोज। इसके लेखक कौन है? अज्ञेय जी हैं। मुख्य पात्र कौन कौन है? मालती है जो कि एक विवाहिता स्त्री है, और दूसरा महेश्वर जो कि मालती का पति है। एक इसमें कथावाचक है जो मालती का बचपन का मित्र है, वो इनसे घर में मिलने जाता है और इनके जीवन में आए बदलाव को देखकर, जैसा कि ये शादी से पहले थी, उसके 2 साल बाद, शादी के 2 साल बाद जब ये इनसे मिलता है तो इनमें आए हुए इतने सारे बदलावों को ये देखता है और बताता है कथावाचक कि किस प्रकार से एक विवाहिता स्त्री का जो जीवन है वो एक यांत्रिक जीवन हो जाता है, जो कि रोजमर्रा के काम में ही पूरे दिन रात पिस जाती है, फंसी रहती है। इस महिला मर्म को लेकर ये कहानी लिखी गई है। तो आइए, इसके छोटे से छोटे बिंदु को हमें नहीं छोड़ना है, कागज कलम लेके बैठ जाइए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। गैंग्रीन कहानी, इसका दूसरा नाम रोज भी है। रोज हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कहानी है। यह कहानी हमें एक विवाहित स्त्री के जीवन की वास्तविकता से परिचित कराती है। कहानी में मनोवैज्ञानिक चित्रण, भाषा का कुशल प्रयोग, प्रतीकात्मकता और उपयुक्त शीर्षक इसकी विशेषताएं हैं। अज्ञेय की कहानी रोज को हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कहानी माना जाता है। रोज या फिर गैंग्रीन कहानी की समीक्षा क्या है, क्या कहना चाहती है कहानी हमसे? अज्ञेय एक विवाहित स्त्री
मालती के जीवन की एक झलक प्रस्तुत करती है। रोज कहानी एक विवाहिता नवविवाहिता स्त्री मालती, मालती नाम है स्त्री का, के जीवन की एक झलक प्रस्तुत करती है। कहानी का शीर्षक ही कहानी का सार दर्शाता है। मालती का जीवन एक रास्ता जिसमें एक ही रस हो जीवन में और यांत्रिकता से भरा है। हर दिन एक ही काम, एक ही दिनचर्या और एक ही उबाऊपन। लेकिन जैसे ही वे घर लौटते हैं मालती की भावनाएं बदल जाती हैं। घर वापस आते ही मालती फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फंस जाती है। खाना बनाना, घर की सफाई करना और अपने पति की देखभाल करना। उनका एक छोटा सा बच्चा भी है जिसका नाम है टीटी। तो पात्रों के नाम में उनके बच्चे का नाम टीटी, ये भी नोट कर लीजिए। इस दिनचर्या में मालती को अपनी कोई पहचान नहीं दिखती। वह खुद को एक मशीन की तरह महसूस करती है जो हर दिन एक ही काम करती है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है दोस्तों? कहानी का उद्देश्य एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन की कथा है। एक विवाहित नारी के अभावों में घुटते हुए व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। रोज एक ही दिनचर्या पर चलती मालती के जीवन की कहानी जो शीर्षक से भी बयान होती है। रोज कहानी का प्रकाशन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस कहानी का सर्वप्रथम नाम जो है वो गैंग्रीन था। गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी, लेकिन बाद में इसका शीर्षक बदलकर रोज कर दिया गया। यह कहानी अज्ञे की कहानी संकलन विपथगामी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में पहले भी। विपथगामी है ये कहानी संग्रह, विपथगामी ये संकलित है के पहले संस्करण में है, ये उसके पहले संस्करण में है। लेकिन 5वें संस्करण में जो कि 1990 में नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से प्रकाशित हुआ था, यही कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रकाशित है। ठीक है दोस्तों, इसका नाम बदल दिया गया था, रोज रख दिया गया था, लेकिन सबसे पहले ये गैंग्रीन नाम से ही प्रकाशित हुई थी। कब? 1990 में। देख लेते हैं रोज कहानी का विश्लेषण क्या है। इसका विषय क्या है? रोज कहानी स्त्री जीवन की एक रसता और यांत्रिकता को उजागर करती है। यह कहानी स्त्री मन की गहरी उदासी और अकेलेपन को भी दर्शाती है। अज्ञे ने इस कहानी में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का कौशल दिखाया है। उन्होंने मालती के मनोभावों और उसकी मानसिक उथल पुथल को बारीकी से चित्रित किया है। कहानी की भाषा बहुत सरल है, सहज है और प्रभावशाली ढंग से भाषा का इस्तेमाल किया गया है। जिस प्रकार से एक अच्छा लेखक जो होता है वो सिंपल भाषा से, सामान्य भाषा से भी अपने पाठकों को प्रभावित कर देता है, ऐसी ही भाषा का यहाँ पर अज्ञे जी ने प्रयोग किया है और बहुत अच्छी भाषा का यहाँ पर प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में जो विशेष तथ्य एक है कि इसका नाम बदलकर इसे प्रकाशित किया गया था। पहले इस कहानी को रोज नाम से प्रकाशित किया गया था। इसको नोट कर लीजिए, इसे एक जगह ब्रैकेट में नोट कर लीजिए लिख के कि इसका प्रकाशन पहले रोज नाम से हुआ था और उसके बाद में 1990 में इसे गैंग्रीन नाम से प्रकाशित किया गया था। 1990 में ये गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले ये रोज नाम से प्रकाशित हुई थी। विपथगा के प्रथम संस्करण में, विपथगा के पहले संस्करण में ये रोज नाम से प्रकाशित हुई थी और 1990 में 5वें संस्करण में, विपथगा का 5वां संस्करण जब था तब इसे गैंग्रीन नाम से प्रकाशित किया गया। विपथगा के 5वें संस्करण में, ये भी याद रखना है, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है।
विपथगा के 5वें संस्करण में इसका नाम गैंग्रीन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है यूजीसी नेट जेआरएफ वालों के लिए। इस कहानी की विशेषताएं भी वही हैं दोस्तों कि जो विवाहिता स्त्री है उसके यांत्रिक बन गए जीवन को दर्शाना, एक रास्ता को दर्शाना, एक ही दिनचर्या, डेली एक ही काम, रोज वही काम, रोज वही काम, रोज वही काम, इसीलिए इसका नाम रोज था। स्त्री मन का चित्रण इसमें किया गया है कि मन में गहरी उदासी और अकेलेपन को बारीकी से चित्रित किया गया है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण क्या है, इसमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का कौशल इसमें दिखाया है अज्ञे जी ने। भाषा जो है वो सरल और सहज है, बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं चाहिए। गैंग्रीन या फिर रोज, पहले ये रोज नाम से प्रकाशित हुई थी, कब? डलहौजी पत्रिका में, माफ कीजिएगा डलहौजी से ये प्रकाशित हुई थी, मई 1934 में सबसे पहले ये प्रकाशित हुई थी, जब विपथगा का पहला संस्करण में ये रोज नाम से प्रकाशित हुई थी, तब की बात है ये। तो आइए कहानी को पूरा पढ़ते हैं, इसके एक एक तथ्य को जानते हैं, नोट करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। ये दर्शाता है कि कितनी बिजी थी वो अपनी लाइफ में। उसने पहले तो एक्सप्रेशन दिया और फिर आओ, आ जाओ कहकर, और उसका उत्तर जाने बिना ही वो चल पड़ी, घर के अंदर घुस गई, और जो आगुंतक था, जो मेहमान था, कथावाचक है, वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहां नहीं हैं? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। ये जो कहानी है इसमें टाइम, जो भी समय बताया गया है, जैसे ये कितने बजे आएंगे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर हैं ये, इनके पति जो हैं, ये 1:30-2 बजे आया करते हैं। ये सर्कल में जो करूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, उनको नोट करते चलिएगा। बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इससे समय ही खराब होता है और आपका समय अति महत्वपूर्ण है। 1:30-2 बजे, ठीक है। कब के गए हुए? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूं कर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पूछता है क्या करती हो इतनी देर, पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहां तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेककर एक थकी हुई हूं करके उठ गई और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है, यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है। यानी कि उस घर के अंदर घुसते ही उसे बोरियत फील हो रही थी, ठीक है, उसे कुछ भी अलग सा फील हो रहा था, कुछ नेगेटिव एनर्जी टाइप उसको फील हो रही थी। इसीलिए वो बार बार इसमें ये कहेगा, कथावाचक कहेगा कि कैसी छाया सी दिख रही है। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। कौन थी मालती? कथावाचक के दूर के रिश्ते की बहन, लेकिन उसे सखी कहना वह उचित समझता है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले, इकट्ठे लड़े और पिटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई है।
और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूं। कितने वर्ष बाद आया हो? 4 वर्ष बाद आया है। जब मैंने उससे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की मां भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक नहीं सोचा था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। जब वह ऊह करके उठी, घुटनों पर हाथ रखकर उठी, जैसे बहुत थकी सी वह दिखाई पड़ रही थी। इसीलिए लेखक क्या कहता है, उसकी पीठ को देखकर, पीठ अर्थात वो बहुत थकी सी और झुके झुके कंधे करके चल रही थी, इसीलिए उसको इस गति में देखकर कि पहले कितनी मस्त मौला ये होती थी और अभी देखो कितना चेंज हो गई है, कितनी थकी थकी सी लगती है, अलसाई सी रहती है, उबाऊ सी रहती है, वो देखकर वो क्या कहता है कि इस घर पर कैसी छाया पड़ी हुई है। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टिटी कहते हैं। क्या नाम है बच्चे का? टिटी। मैंने उसे बुलाया, टिटी टिटी आजा, पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी मां से चिपट गया और रुआंसा सा होकर कहने लगा, रोने लग गया मतलब। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। मैं यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूं, कैसे आया हूं, चुप बैठी है। क्या वह विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? मालती के विवाह को 2 वर्ष हुए हैं, नोट कर लीजिए। या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैं कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने पर विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूं। यह हूं प्रश्नसूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठ रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बात, बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो, वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतारकर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए थे। मैंने उन्हें पहली बार देखा था।
यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। एक तरह का सुरक्षात्मक कवच बनाकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। मालती के पति का क्या नाम है? महेश्वर। मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो क्या करता है? वो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। कौन है? महेश्वर डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। कहाँ रहते थे वो? क्वार्टरों में रहते थे। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। कितने बजे जाते हैं? 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30-2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ एक छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयां। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। ये विस्मय की बात है। भारतीय स्त्रियां, विवाहित स्त्रियों के साथ अक्सर ऐसा हमें देखने को मिलता है। मिडिल क्लास फैमिली में, मध्यवर्गीय परिवारों में ऐसा होता है कि जब तक पति देव ना जीम ले, पत्नी जी भूखी ही रहेंगी। ठीक है दोस्तों। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। अब ये रोज शब्द जो आना शुरू हुआ है, ये रोज ही आएगा। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा करता है। ये हमेशा शब्द भी रोज का ही पर्यायवाची है, तो वो कहना चाहती है रोज ही ऐसा करता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन में चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। कितने बजे भोजन समाप्त किया था उन्होंने? लगभग 3 बजे। माहेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए थे जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। कितनों की टांग काटनी? ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं आजकल यूजीसी नेट जेआरएफ में। आप ये मत सोचिएगा ऐसा प्रश्न नहीं आ सकता है कि कितनों की टांगे काटनी पड़ी उस दिन। 2 लोगों की टांगे काटनी पड़ सकती थी। थोड़ी ही देर में वो चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टिटी से खेलता हूं। वह बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टिटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर, शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। कितने बजे खाना खाया है मालती ने? 3 बजे। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था। हाँ, बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहां बचा कुछ नहीं होगा। यूं ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था, मैं है हंसकर कहा।
मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। आज मुझे आए 15 दिन हुए हैं। कितने दिन हुए मालती को पहाड़ी गांव में आए हुए? 15 दिन हुए हैं। जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाए। मालती के पास नौकर नहीं है, नोट करने वाली बात है। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मंजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम के 7 बजे आएगा। पानी कितने बजे आना है दोस्तों? शाम के 7 बजे आना है, नोट कर लीजिए। तब बर्तन मंजेंगे, जब शाम को 7 बजे पानी आएगा तभी बर्तन मंजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं, और बोली, यहां कैसे आए? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था। और क्या करने? तो 1-2 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ, मैं आया तो हूं मालती से मिलने, किंतु वहां यह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूं। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। यानी कि वो भी वहां पर जाकर गुमसुम सा हो जाता है, उसका भी मन उबाऊ हो जाता है और नीरस निर्जीव सा हो रहा होता है। जैसे, हाँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। तो नीरस के यहां पर 2 उदाहरण दिए हैं। कौन कौन है वो? मालती और मालती का घर। नोट कर लीजिए इसको, नीरसता के 2 उदाहरण। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहां, कहकर मालती थोड़ा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यहां पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा, आए कैसे हो? लोरी में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूं। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूं। अच्छा किया, यहां तो बस। कहकर मालती चुप रह गई, फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं, भला थके नहीं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूं, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। मैंने कहा, वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई। टिटी को साथ लेकर वो गई थी। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के आंगन से आती हुई बर्तनों की घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। ऐसा नॉर्मली होता है कि जब दोपहर में, गर्मी के दिन होते हैं और दोपहर का भोजन हम कर लेते हैं, उसके बाद में हमें आलस आता है और हमारी आंखें अपने आप बंद होने लग जाती है, हमें नींद आने लग जाती है। यहाँ पर ये ध्वनि का नाम दिया है एक खन खन ध्वनि। तो ये पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में कि ये खन खन ध्वनि किस चीज की थी? तो ये बर्तन घिसने की ध्वनि थी। इसे नोट कर लीजिए। जिस प्रकार से कोशिका घटवार से छिछर छिछर वाला क्वेश्चन आया था, उसी प्रकार ये आ सकता है।
एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे थे। 4 खड़क रहे थे यानी 4 बज रहे थे। 4 बजे क्या हुआ? और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वह वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई, वो सो गया। तब 6 कब के बज चुके थे। कितने बजे जगा है वो 6 बजे सो के जगा है। ठीक है, 4 बजे सोया था और 6 बजे सो के जगा है। जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को, पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते हुए महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कराया हूं, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। जैसा कि वो कह रहा था कि 2 टांगे काटनी पड़ सकती हैं, तो वह कह रहा है यहां पर अभी कि एक ऑपरेशन वो करके आ गया है और दूसरे ऑपरेशन के लिए उसने मरीज को बड़े अस्पताल रवाना कर दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था। डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं, महेश्वर जो डॉक्टर क्या बता रहे हैं, एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई, बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बांह काट आते हैं। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे, बोले, न काटे तो उसकी जान गंवाएं। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है न, क्या परवाह है? मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन के खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। टिटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइया ले आएंगे। यहाँ नीचे का अर्थ क्या होता है? पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं उन्हें मार्केटिंग करने के लिए प्लेन एरिया में ही जाना पड़ता है, और वो प्लेन एरिया जो है काफी नीचे रहता है पहाड़ों से। इसीलिए पहाड़ों में अक्सर यही कहा जाता है कि नीचे जाएंगे तो ले आएंगे, नीचे जाएंगे तो ले आएंगे। आप में से कोई पहाड़ों में रहता होगा, उसे ये अच्छे से पता होगा। फिर कुछ सुन रुक कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ तो होगा।
टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा मैं मदद करता हूं और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था। यहां पर देखिए, टीटी है तो छोटा सा बच्चा ही, गौण पात्र लग रहा है, क्योंकि उसके कोई डायलॉग भी नहीं है, उसकी कोई कहानी भी नहीं है, लेकिन उसका रोना ही यहां पर कहानी को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर एकदम चुप हो जाता था और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूं, वह भी धो लेना। महेश्वर क्या लेके आया था दोस्तों? आम लेकर आया था। कहाँ हैं? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी हो उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंककर आम धोने लगी। मुझे एक याद आया, बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियां तोड़ तोड़ कर खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता था और मालती नहीं आ पाती थी, तब भी मैं खिन्न मन लौट आया करता था। ये नॉर्मली सबकी लाइफ में हो चुका होता है। क्लास बंक करके हम लोग बाहर जाते हैं और कोई आम खाते हैं, कोई कहीं घूमने चला जाता है, कोई क्रिकेट खेलने चला जाता है, कहीं ना कहीं इधर उधर अपनी मस्ती में खो जाते हैं। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। कितने पेज दोस्तों? 20 पेज पढ़ने के लिए कहा था। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उदत्त स्वर में बोली, किताब तो मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। मैं इस समय यही सोच रहा था कि वह उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या? यह तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूं। तब अब की बार मैं मालती रसोई की ओर चली। अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना कुछ विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ा बढ़ा कर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे, अपने बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोम जामा बिछाकर उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था।
एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। कितने मील पैदल चलकर आया था कथावाचक? 18 मील पैदल चलकर आया था। और ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट लगाकर। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मालती रात में कितने बजे भोजन कर रही थी दोस्तों? रात्रि 10:30 बजे। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी। कौन सी रात्रि थी? पूर्णिमा की रात्रि थी। आकाश अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस करने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही थी। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही थी, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों कोई राग, जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश के धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान के लिए चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है? इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग के नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया। वहां पर टीटी रोने लग गया है, गिर गया है वो। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। क्या कहा मालती ने? इसे इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। यहां पर बच्चे के गिरने का भी उसको अभ्यास हो चुका है, रोज ही ऐसे गिरता है। उसकी ऐसी यांत्रिक पूर्ण जिंदगी हो गई है, यांत्रिक जीवन उसका हो चुका है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। मां, युवती मां, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है
और तब एकाएक मैंने जाना कि यह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँग रहे थे। टीटी मालती के शरीर से चिपटकर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है, यानी उन्हें भी नींद आने लग गई थी। मालती चुपचाप ऊपर आकाश की ओर देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को, उसे खुद को नहीं पता कि वो क्या देख रही है। कभी तभी 11 का घंटा बजा। कितने बजे का? 11 बज गए हैं। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन से के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। यानी कि उसके जीवन का यांत्रिकपन यहां पर दर्शाया गया है, उबाऊपन दर्शाया गया है कि डेली डेली वह रोजमर्रा की वही उसकी जिंदगी, वही खाना बनाना, वही बर्तन धोना, वही बच्चे और पति साहब की सेवा करना, और ऐसा जीवन बिताना कि जैसे कोई मशीन हो। जिस प्रकार से दोस्तों किसी मशीन को ऑन कर दें और वह काम में जुट जाती है और डेली डेली वही काम वो करती रहती है जो हमेशा किया करती है। इसीलिए जो भारतीय नारी है, जो भारतीय समाज की मध्यम वर्गीय नारी है, उसका जीवन एकदम सटीक इस कहानी से मिलता है। जो कहानी अज्ञे जी ने लिखी है, बहुत सोच समझकर बारीक यहाँ पर जीवन अनुभव यहाँ पर एक मध्यम वर्गीय स्त्री का रचा गया है। और इसकी जो मेन पात्र है वो मालती ही है और उसके पति हैं महेश्वर। ये पात्र वाला प्रश्न भी इससे आता रहता है। तो इसके पात्र कौन कौन हो गए जी? मालती हो गई जो कि मुख्य पात्र है ही। दूसरा कौन है? दूसरा कौन है? उनके पति का नाम क्या है? पति का नाम क्या था? मैं भूल गया दोस्तों, अभी अभी तो मुझे याद था उसके पति का नाम, कुछ ईश्वर है लास्ट में। महेश्वर, महेश्वर नाम है उनके पति का। तो दूसरा पात्र हो गया महेश्वर, जो कि पेशे से डॉक्टर है। तीसरा पात्र हो गया कौन? टिटी, जो कि छोटा सा बच्चा है, उसकी आयु यहां पर नहीं लिखी गई है। और पांचवा है कथावाचक, कथावाचक जो कि उनके घर में मेहमान बन के गया हुआ है। और ये कथावाचक और मालती का रिश्ता क्या था? इन दोनों का रिश्ता था, कजन थे ये दूर के रिश्ते के भाई बहन थे। दूर के रिश्ते के भाई बहन हैं ये। रिश्ते के भाई बहन हैं ये। लेकिन जो कथावाचक है वो सख्य भाव ही रखता है। ये दोनों साथ साथ में खेले हैं, साथ साथ में पढ़े हैं, साथ साथ में पिटे हैं। इसीलिए इन दोनों के बीच में जो भावनात्मक जो रिश्ता था वो सख्य भाव का था। ठीक है दोस्तों, सख्य भाव का इनका रिश्ता था। और यहाँ पर जो समय दिया गया है, जैसे 11 बजने वाला समय, 3 बजने वाला समय सुबह,
7 बजे डॉक्टर साहब निकल जाते हैं, सुबह उठते ही 7 बजे वो निकल जाते हैं, फिर 1:30 बजे वो खाना खाने आते हैं, 3 बजे मालती खाना खाती है और रात में कितने बजे खाती है, 11 बजे वो खाना खाती है। तो ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग याद कर लीजिए, ये टाइमिंग पूछी जाती है एग्जाम में, और इस बार पूछने की संभावना और भी अधिक है, क्योंकि पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें इससे कुछ खास प्रश्न नहीं आया था। तो इस कहानी को हमने पूरा पढ़ लिया है, इसके उद्देश्य को, भाषा को, इसकी समीक्षा हमने कर ली है, और इससे आने वाले एक एक प्रश्न को हमने जांच लिया है, परख लिया है, नोट कर लिया है, पढ़ लिया है। अब आपका काम है इसको 2-3 बार रिवाइज करके इसको आत्मसात कर लेना, और जिससे कि आपकी पढ़ाई जो है वो एकदम मजबूत हो जाए, पुख्ता हो जाए आपकी तैयारी यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास यूनिट नंबर 2 की होने वाली है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।